प्रवासी कथा साहित्य की श्रृंखला में आज सुनिए अर्चना पैन्यूली की लिखी हुई कहानी खुलकर कहूँगी कि मैं गे हूँ। अर्चना पैन्यूली जी डेनमार्क में प्रवास करती हैं। उनकी कहानियाँ नारी सशक्तिकरण परिवेश का सशक्त स्वर हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। शादी करनी है? मेरे भावी ससुर मुझसे पूछ रहे हैं। पूरा कौल परिवार मेरे सम्मुख बैठा है। 2 दिन बाद मेरी शादी है और मुझसे पूछा जा रहा है शादी करनी है। मैं विनायक से स्पष्ट कह चुकी हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी। कितने ही तरीकों से अपनी अनिच्छा व्यक्त कर चुकी हूँ, फिर भी मुझे जबरन शादी की तरफ धकेला जा रहा है। मैं क्या करूँ? कैसे अपनी लैंगिकता लोगों को बताऊँ? माँ, पापा व पारुल टकटकी लगाए मुझे देख रहे हैं। सभी व्यग्र हैं मेरा जवाब सुनने के लिए। मैंने एक पल सभी को निहारा, फिर धीरे से बोल पड़ी, शादी तो करनी ही है। सभी के चेहरों पर इत्मीनान आ गया। विनायक के चेहरे पर हल्की मुस्कान भी बिखर गई। माँ तपाक से बोली, हाँ हाँ, शादी क्यों नहीं करेगी ये? शादी के लिए ही तो इतनी दूर बेंगलुरु से आई है। 16 साल से मैंने लड़कियों के साथ जाना शुरू कर दिया था। तब मैं 14 की थी जब मैं मिसेस देव के पास पहली बार गई थी। 35 वर्षीय मिसेस देव 2 बच्चों की माँ, एक डिग्री कॉलेज में अंग्रेजी की लेक्चरर थीं। जिस तरह वे मुझे निहारती थीं, मैं समझ गई थी कि मिसेस देव कुछ अलग किस्म की औरत हैं। उनके पति अक्सर टूर पर जाते थे। मैं उनके पास सप्ताह में 3 दिन अंग्रेजी के ट्यूशन के लिए जाती थी। एक दिन मिसेस देव ने मुझे अपने पास रुकने के लिए कहा, अपने साथ डबल बेड पर सुलाया। उस रात मुझे पूरी तरह पता चल गया कि मिसेस देव लेस्बियन हैं, एक विवाहित पत्नी होने का ढोंग रच रही हैं। शुरू में मैंने सोचा था कि ये किशोरावस्था का सिर्फ एक चरण है। जल्दी ही मैं लड़कों के प्रति आकर्षण महसूस करने लग जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे लड़कों से कोई आकर्षण नहीं हुआ। मैं लड़कियों के प्रति ही मोहित होती गई। छी, सुकन्या, तू लेस्बियन है? मैंने खुद को धिक्कारा था जब मुझे अपनी भावनाओं का पूर्णतया आभास हुआ था। एक टीनेजर लेस्बियन के रूप में ज़िंदगी मुश्किल नहीं थी। वैसे मेरी छोटी बहन पारुल को शक हो गया था। मम्मी पापा के सामने भी ये रहस्य आ गया था, लेकिन मेरी लैंगिकता को वे स्वीकार नहीं कर पाए। सब कुछ जानते बूझते हुए भी अखबारों व वैवाहिक वेबसाइटों पर मेरी शादी का विज्ञापन देते रहे। माँ बोलती गई, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। समय के साथ भावनाएं बदल जाती हैं। उन्होंने मुझे पारुल का वास्ता दिया कि मेरी वजह से उसकी भी शादी नहीं हो पाएगी। छोटे भाई दीपक, जो अभी 12 का ही था, उसका भी वास्ता दिया कि मेरे आचरण का उस पर भी बुरा असर पड़ेगा। मैं उनकी सबसे बड़ी संतान हूँ। मुझसे उन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं। मुझे उन्हें एक पुत्र तुल्य दामाद देना है, जो हमारे परिवार को और सुदृढ़ता प्रदान करे। नाती पोते जो उनके जीवन में उत्साह लाएं, पैदा करने हैं। मेरे किसी मर्द के साथ दाम्पत्य में न बंधने से वे इन सबसे वंचित रह जाएंगे। सच कहूँ तो मेरे मन में भी ये संभावना थी कि शायद शादी के बाद वाकई सब ठीक हो जाए। एक पुरुष का साथ पा मैं स्त्रियों को भूल जाऊँ। वासुकी ने भी कहा कि एक समलैंगिक आदमी की तुलना में एक समलैंगिक औरत के लिए ज़्यादा आसान रहता है एक विषम लैंगिक के साथ खुद को दाम्पत्य में बांधकर शादीशुदा जीवन जीना। पिछले 4 साल से मैं वासुकी के साथ रह रही हूँ, उसकी समलैंगिक संगनी बनकर। मैं बंगाली, वो तमिलियन। हम दोनों एक गे क्लब में मिले थे। मुझसे 4 साल बड़ी वासुकी, उसके घरवाले उसकी लैंगिकता को स्वीकार कर चुके थे। उसकी तरफ से वे निर्लिप्त हो गए थे। वो जैसी ज़िंदगी जीना चाहे। शादी के लिए उस पर जोर नहीं डालते। 2 मध्यम वर्ग की महिलाओं के बीच भावनात्मक व यौन संबंध सामान्य रूप से नहीं लिया जा सकता। ऑफिस में किसी को कुछ नहीं मालूम मेरी लैंगिकता के बारे में। मैं एक लंबी छरहरी 26 साल की पढ़ी लिखी युवती हूँ। फाइनेंस में मैंने MBA किया है। एक मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि कारपोरेट वर्ल्ड में जॉब करती हूँ। मेहनतकश हूँ। ऑफिस में मैं एक कर्मशील, कर्तव्यपरायण व जिम्मेदार कर्मचारी मानी जाती हूँ। रूप और पहनावा मेरा नियमित रहता है। मैं बाल ब्लीच नहीं करती, त्वचा पर टैटू नहीं गुदवाती, कोई अतिरंजित व्यवहार नहीं, कोई भड़कीली पोशाक नहीं, शालीनता से रहती हूँ।
सुहाग रात में पति के पास जाते हुए मेरा मन व्याकुल हो गया। कई तरह के विचार मन में आने लगे। ससुराल की लड़कियों जिन्होंने मेरे व विनायक के लिए सुहाग शैया तैयार की ने मुझे कमरे में धकेला। मेरी घबराहट को मेरी लज्जा समझे। पगले। पति के साथ प्रथम यौन उन्मुखीकरण। पल भर में ही मुझे पता चल गया कि मैं एक विषम लैंगिक व्यक्ति के साथ यौन नहीं कर सकती, जीवन यापन नहीं कर सकती। विनायक की बाहों में बड़ी बेचैनी हुई। ऐसा लगा कि सांस घुट रही है, जैसे वो मेरा गला दबा रहा है। मेरी कसमसाहट, चेहरे से छलकता पसीना, ठंडा पड़ता मेरा शरीर, घिघी बंधती मेरी आवाज़ देख विनायक डर गया। सहमते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ? अपने दोनों हाथों से मैंने विनायक को जोर से झटका दिया। अपने को मुक्त कराकर मैं कमरे से बाहर निकल आई। बाहर सास मिठाइयों के डिब्बों को सहेज रही थी। उन्होंने मुझे निहारा। क्या बात है सुकन्या, कुछ चाहिए? तबीयत ठीक नहीं लग रही। उन्होंने एक पल मुझे निहारा, फिर उस कमरे को जहाँ उनका लड़का सो रहा था कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा चलो मैं तुम्हारे लिए कहीं और बिस्तर लगाती हूँ। अपनी सुहाग रात वाले दिन मैं अपनी सास के साथ सोई। वासुकी मुझे याद आने लगी। चारों तरफ वासुकी दिखने लगी। लंबी सांवली सुगठित देह, दीर्घ कजरारी आँखें, पीठ पर बल खाती लंबी मोटी चुटिया। मुझे वो श्रीदेवी की तरह दिखती है। वासुकी मेरी संगिनी। उसके पास जाने के लिए मेरा मन छटपटाने लगा। विनायक से मेरी सगाई के बाद वासुकी फैसला कर चुकी थी कि वो मेरी नई जिंदगी में कोई दखल नहीं देगी। मेरी शादी में वो भिलाई आई, मगर पूरे समय मुझसे दूर रही। दूर से ही मुझे निर्निमेष नज़रों से देखती रही। विनायक के साथ मेरे सफल दाम्पत्य जीवन के लिए मुझे शुभकामनाएं भी दी। बहरहाल दिन भर का समय मेरा व विनायक का ठीक बीतता। हम नवविवाहित युगल सज संवर कर परिवार और रिश्तेदारों से मिला करते, घूमते फिरते। दिन भर हम ऐसा नाटक करते जैसे हमारे बीच कोई समस्या नहीं। हमारा वैवाहिक जीवन ऐसे ही शुरू हो रहा है जैसे हर किसी का होता है। सब कुछ सुंदर व सुमधुर हमारे बीच। मगर जब रात आती, ओह, विनायक का मुझे बाहों में दबोचना, दबाकर होठों पर चुंबन जड़ने लगना, मेरी अपने को छुड़ाने की कोशिश, मेरा उसे धक्का देना। मैं गिड़गिड़ाती, प्लीज़ विनायक, डोंट डू दिस टू मी, प्लीज़, अगर तुमने ज़बरदस्ती की मैं सुसाइड कर लूँगी। विनायक हताश होकर मुझे छोड़ देता। भिलाई कुछ दिन बिताकर मैं और विनायक बेंगलुरु लौट आए। विनायक के फ्लैट में हमने विवाहित जीवन शुरू किया। मैं उसके साथ घूम फिर सकती हूँ, उसके साथ बैठकर खा पी सकती हूँ। वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक मामलों पर उससे घंटों बहस चर्चा कर सकती हूँ, मगर उसके साथ यौन क्रिया नहीं कर सकती। बिस्तर पर उसके साथ लेटते ही मुझे प्रतिकर्षण हो जाता। मेरी बेचैनी देखकर वो हतप्रभ मायूस हो जाता। शायद तुम्हें कुछ मानसिक समस्या है, तुम्हें किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा। वो बोलता, मुझे और गुस्सा आ जाता। मैं उग्र होती गई। जब तब उससे झगड़ पड़ती। कभी कभी मेरा पारा इतना गर्म हो जाता, मुझे उस पर इतना अधिक क्रोध आ जाता कि मैं चीज़ें उठाकर उस पर मारने लग जाती। मेरी सहन शक्ति कम हो रही थी। विनायक एक सीधा साधा, सभ्य, थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी है। उसका अध्यात्मवाद मुझे सबसे ज़्यादा अखड़ता है। उसका संपूर्ण व्यक्तित्व मेरे तन मन में आग लगाने लगा। मेरा व्यवहार देखकर वो सकपका जाता। एक दिन मैंने उस पर चाकू भी मारा। उसने अपने को बचा लिया। मेरे वारों से वो खुद को सिर्फ बचाया करता। अगर वो चाहता तो मुझे 2-4 थप्पड़ रसीद कर सकता था, मगर उसने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। क्या ज़रूरत थी मुझसे शादी करने की? मैं उस पर गुर्राती। मैं तुम्हें कह चुकी थी कि मुझे नहीं करनी शादी। यहाँ तक कि मैं तुम्हारे साथ भिलाई जाने तक के लिए तैयार नहीं हुई। क्यों नहीं तुमने इन सब बातों से कोई अर्थ निकाला? क्यों नहीं शादी के लिए इनकार किया? तुम तो पुरुष थे। मैं और विनायक अलग अलग दिन भिलाई पहुँचे थे अपनी शादी के लिए। मैंने उसके साथ भिलाई जाने के लिए मना कर दिया था। मेरी सहेली रमा मेरे साथ भिलाई जा रही थी मेरी शादी में। विनायक मुझसे 2 दिन पहले भिलाई पहुंच गया था और मुझे लेने रायपुर एयरपोर्ट आया था। मैंने उससे बिल्कुल भी बात नहीं की, उसे पूरा नज़रअंदाज किया। एयरपोर्ट से घर तक के 40 मिनट के सफ़र के दौरान वो टैक्सी में आगे ड्राइवर की बगल में खामोश बैठा रहा। मैं पीछे रमा के साथ बैठी उसी से बतियाती रही।
मैंने सोचा कि लड़कियां ऐसे ही नखरे करती हैं, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। वो बोला। टिपिकल मैन, एक आम आदमी की सोच। मैं हिकारत से बड़बड़ाई। मुझे ठीक कर दोगे? मैं कारपोरेट वर्ल्ड की लड़की हूँ। फिर विनायक, क्या ज़रूरत है मुझे ठीक करने की? तुम एक काबिल इंसान हो, तुम्हें कितनी अच्छी लड़कियाँ मिल सकती हैं। वो खामोश सुनता रहा, फिर बोला, तुम भी तो एक टिपिकल लड़की रही, शादी नहीं करनी थी तो मंडप में क्यों बैठी? मैं निरुत्तर हो गई। वो सही कह रहा था। मुसीबत मैंने खुद मोल ली थी। मैंने सोचा था कि मैं विनायक के प्रति आकर्षित हो जाऊंगी, उसका साथ पाकर एक समलैंगिक से विषम लैंगिक बन जाऊंगी, मगर मैं अपने को गे होने से नहीं रोक पाई। मुझे विनायक के रूप, व्यक्तित्व, स्पर्श तक से घृणा थी। ये आभास कि मैं गे हूँ और मेरी ये भावनाएं अस्थायी नहीं स्थायी हैं, मेरे खुद के लिए एक सदमा थी। मैं क्या करती? कुदरत ने मुझे ऐसे ही बनाया। मैं भगवान से प्रार्थना करती, भगवान मुझे बचा लो, इस जहन्नुम से मुक्ति दिला दो। मैंने विनायक को कभी बताया तो नहीं कि मैं लेस्बियन हूँ, पर शायद वो भांप गया। वासुगी मेरी अंतरंग सहेली है, वो ये जानता था। विनायक के घरवाले कश्मीरी हिंदू हैं जो भिलाई आकर बस गए थे। मेरे माता पिता पश्चिमी बंगाल से भिलाई आकर बसे थे। मैं और विनायक दोनों ही भिलाई में पले बढ़े, मगर हम वहाँ एक दूसरे से कभी नहीं मिले। वो तो शादी का विज्ञापन देखकर बात आगे बढ़ी। उसके घर वालों ने शादी.com पर मम्मी पापा से मेरी शादी का दिया विज्ञापन देखकर विनायक से कहा कि लड़की बेंगलुरु में ही रहती है, वो मुझसे मिल ले। विनायक ने मुझसे संपर्क किया। मुझसे मिलने वो घर आया, जहाँ मैं वासुगी के साथ रह रही थी। वासुगी ने एक बड़ी बहन की तरह उसका आतिथ्य सत्कार किया। विनायक बड़ा प्रभावित हुआ। उसे नहीं आभास हुआ कि वासुगी और मैं एक युवा समलैंगिक जोड़े हैं। वो नहीं जान पाया कि वासुगी के लिए मेरे मन में क्या भावनाएं हैं, और जो भावनाएं मेरे मन में वासुगी के लिए हैं उसका एक नाम है। वो सोचता रहा कि वासुगी मेरी सिर्फ एक अच्छी सहेली है, अपार्टमेंट मेट है। मुझे आश्चर्य इस बात का अधिक है कि हमारे बीच एक आदमी नहीं, एक औरत है। एक दिन वो कुछ मनन करते हुए मुझसे बोला। मैं खामोश वहाँ से उठकर चली गई, उसका सामना नहीं कर सकी। वो मुझे ठीक कर देगा, उसका ये भ्रम टूट चुका है। उसे पता चल चुका है कि मैं कौन हूँ। शायद उसे ये भी लग रहा है कि हमारा साथ रहना मुझसे अधिक उसके लिए घातक है। एक शाम किंकर्तव्य मूर्ख सा बोला, चली जाओ यहाँ से, जहाँ तुम्हें जाना हो, तुम मेरी तरफ से स्वतंत्र हो। मुझे जैसे मुक्ति मिल गई हो। विवाहोपरांत बेंगलुरु पहुँचने के 15 दिन बाद मैंने विनायक के घर से अपना सामान उठाया और अपनी संगिनी के पास वापस लौट आई। शाम का झुटपुटा है जब मैं जेपी नगर से बेनरघट्टा रोड अपने सामान सहित वासुकी के घर पहुंची। सुकन्या। वासुकी मुझे देखकर चहक गई। कई भाव उसके चेहरे पर आ गए। अपनी बाहें फैला दी। मैं उसकी बाहों में समा गई। उसने मुझे कसकर जकड़ लिया। बेहद सुकून मिला, चिर आनंद। अपनी लैंगिकता को लेकर शर्म कैसी? सभी को अपनी तरह से जिंदगी जीने का हक है। उस शाम वासुगी ने मेरी पसंद का खाना बनाया, रसम व वांगी भात। हम दोनों ने मिलकर जमकर खाया। रात को बिस्तर पर हमने एक दूसरे के बदन को टटोला। हमारे बदन एक से हैं। हम दोनों जब तृप्त हो गए, एक दूसरे को छोड़कर परे सरक कर लेट गए। कैसा है तुम्हारा पति? वासुकी ने अंधेरे में मुझसे पूछा। मुझे उस पर दया आती है, मैं डूबे स्वर में बोली। मुझे उससे शादी नहीं करनी थी। तो क्यों की? मंडप पर नहीं बैठती तो कोई क्या कर लेता? माँ ने वास्ता दिया था कि पारुल की शादी नहीं होगी, दीपक पर भी बुरा असर पड़ेगा। और अब तलाक दे दूंगी विनायक को, उसे दूसरी लड़की मिल जाएगी। पारुल और दीपक अपनी राह खुद तलाश कर लेंगे। वासुकी के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी में लौट आई। ऑफिस, घर, फिल्म, सैर सपाटा, हमारे गे क्लब व गे पार्टी, अपने समलैंगिक साथियों से मिलते। विनायक, उससे विवाह, उसके साथ एक छोटा सा जीवन यापन एक दूरस्थ स्वप्न की भांति लगने लगे। वैसे विनायक और मैं अभी फेसबुक पर फ्रेंड्स हैं। मैंने देखा कि उसने अपनी फेसबुक से हमारे विवाह की तस्वीरें जो उसने बड़े शौक से लगाई थी हटा दी हैं। हमारे सेपरेशन के 3 माह उपरांत उसकी ईमेल आई। मुझसे प्रश्न किया कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं उसे लिख कर दूँ कि मुझे उसके साथ नहीं रहना,
मैंने तुरंत उसे एक संक्षिप्त ईमेल लिख दी कि मैं उसके साथ नहीं रह सकती। 15 दिन बाद उसके वकील की तरफ से कानूनी दस्तावेज आया, कानूनी भाषा में, कि अगर मुझे उसके क्लाइंट के साथ नहीं रहना और संबंध खारिज करने हैं तो कोर्ट में आकर लिखित तौर पर दूं। मैं फीकी हंसी हंस पड़ी। मुझे और विनायक को अब वकील की मध्यस्थता की जरूरत पड़ गई थी। मुझे भी एक डिवोर्स लॉयर से मिलना पड़ा। कुछ सोच समझकर मैंने एक बुजुर्ग वकील किया। मैंने उनसे कुछ नहीं छुपाया। मैं वकील को सब कुछ बताती रही, वे खामोश सुनते रहे। मुझे लड़के अच्छे नहीं लगते। वकील ने भरपूर नज़रों से मुझे निहारा, कुछ भांपते हुए पूछा, लड़कियां पसंद आती हैं? मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वे अनुभवी व्यक्ति मेरे मौन से सब कुछ ताड़ गए। पति के साथ कभी शारीरिक संबंध हुआ? उन्होंने पूछा। कभी सफल नहीं रहा। कुछ सोचते हुए बोले, बिटिया, पर तू कोर्ट में ये नहीं कहेगी कि तुझे लड़कियां पसंद है, लड़के नहीं। उन पर आरोप लगाने पड़ेंगे। आरोप? हाँ, एक तो दहेज का। दहेज का? पर उन्होंने मुझे दहेज के लिए कभी प्रताड़ित नहीं किया। लड़की, अगर अदालत में सच उगलेगी तो तुझ पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगेगा, सज़ा होगी तुझे और तेरे माँ बाप को भी। मैं मूक हो गई। कुछ देर की चुप्पी के बाद वकील बोले, उस पर नामर्द का भी आरोप लगाना पड़ेगा। हे भगवान, नहीं। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। बेटी, तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, तू देखना, वे भी तेरे पर कई भद्दे इल्ज़ाम लगाएंगे, अदालत में तुझे सरेआम शर्मिंदा करेंगे, तुझे जलील करेंगे। वकील साहब ने मुझे कानूनी नियम दांवपेच समझाए, बताया कौन सी धारा के अंतर्गत मैं कौन सा आरोप विनायक व उसके परिवार वालों पर लगा सकती हूँ, कैसे मैं स्त्री अधिकारों का उपयोग कर सकती हूँ। भारतीय कानूनी नियम के अनुसार मैं और विनायक शादी के 1 साल के अंदर तलाक के लिए फाइल नहीं कर सकते। हमें 1 वर्ष तक लीगल सेपरेशन का इंतज़ार करना है। वकील की फीस देकर मैं बाहर निकल आई, मन में एक गहरा अवसाद। थोड़ी दूरी पहुंची कि मोबाइल बज उठा। माँ का फ़ोन। हाँ माँ, हुई वकील से बात? हाँ, अभी अभी उनके ऑफिस से बाहर निकली हूँ। मैंने वकील के साथ हुई सारी बात माँ को बता दी। साथ में ये बोला कि मैं विनायक व उसके परिवार वालों पर कोई भी झूठा या बेहुदा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती। वे इतनी हमदर्दी के पात्र नहीं हैं। कौल परिवार यहाँ सारे भिलाई में तुझे बदनाम कर रहा है। उनके घर के बच्चे तुझे लेस्बियन वाइफ, गे बहू संज्ञाओं से अपविहित कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा भी कि विनायक व सुकन्या वयस्क हैं, पढ़े लिखे व नौकरियों पर हैं, दोनों एक शहर में ही रहते हैं, अपनी समस्या वे खुद सुलझा लेंगे, यहाँ भिलाई में ढिंढोरा न पीटो। ओह, मैंने अफसोस प्रकट किया। शादी में हमने इतना पैसा बहाया, सास व ननद को सोने के सेट दिए, ससुर व दूल्हे को सोने की जंजीरें पहनाई, सभी बारातियों को 500 का टीका, सजावट, शामियाना, स्वागत, दहेज, क्या नहीं किया हमने। तू उनके घर में 1 महीना नहीं ठहरी। पता है, 20 लाख खर्च हुए हमारी शादी पर। हमें कम से कम शादी में हुआ अपना सब खर्चा तो उनसे चाहिए। हम कोई महाराजा नहीं। एक बेटी और है ब्याहने को, बेटा भी 8वीं में ही पढ़ रहा है। सुकन्या, तूने हमेशा अपनी चलाई, हमारी कभी नहीं सुनी। पता नहीं किन पापों की सज़ा हम भुगत रहे हैं। हमसे कहाँ गलती हुई तुझे पालने में कि तू। पर मैं तुझसे विनती कर रही हूँ कि हमें दुनिया में कम से कम शक्ल दिखाने लायक छोड़ देना। कहते कहते माँ फपक पड़ी। मैं मोबाइल थामे खामोश अपनी माँ की सिसकियाँ सुनती रही। मेरा मन अति क्षुब्ध हो गया। मैं विनायक के साथ नहीं रह सकी। क्या मैं संजीदगी से उससे अलग भी नहीं हो सकती? मैं उस पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहती। मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुक्ति चाहिए। पर क्या करूं? माँ, पापा, पारुल व दीपक का चेहरा जब सामने आता तो उन पर दया आने लगती है। 2 हफ्ते उपरांत अपने ऑफिस से 1 दिन की छुट्टी लेकर मैं अपने वकील के साथ कोर्ट हाउस पहुंची, लीगल सेपरेशन की याचिका दायर करने के लिए। विनायक भी अपने वकील के साथ पहुंचा। हम दोनों एक दूसरे से दूर ही रहे। हेलो तक नहीं कहा हमने, बस बेगानी नज़रों से एक दूसरे को तकते रहे। हमारे साथ हमारे वकील थे, हमारी तरफ से बात करने के लिए। कोर्ट हाउस में 20 से लेकर 50 साल तक की कई औरतें मुझे दिखीं, जो पति से तलाक या फिर निर्वाह व्यय चाह रही थीं। सभी की अपनी एक दुखद कहानी थी जो उन्हें अदालत तक खींच लाई थी। माहौल बेहद संजीदा व अजीबोगरीब। मुझे अदालत का वातावरण बहुत ही अवसादक लगा।
घर पहुंचकर मैं वासुकी से हताशा से बोली, वासुकी चल यहाँ से कहीं दूर, यहाँ हमारा निर्वाह नहीं। भारत में भारी चुनौतियाँ हैं, जबरन विवाह, पुरुषों के साथ यौन संबंध को मजबूर, इच्छाएं वैध। हमें यहाँ अपना भविष्य निराशाजनक लगता है। वासुकी और मैं इंटरनेट पर दूसरे देशों में रह रही गे जिंदगियों को टटोलने लगे, उनके सामाजिक व कानूनी अधिकारों को जानते। भारत में समलैंगिकों के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। भारत में समलैंगिकता आमतौर पर खुली या स्वीकार्य नहीं है। समलैंगिक जोड़ी के रूप में खुलेआम रहना असंभव है। डेनमार्क, स्वीडन वगैरह पाश्चात्य देशों में समलैंगिक खुलेआम रहते हैं, कोर्ट में विवाह कर सकते हैं, बच्चे गोद ले सकते हैं, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा बच्चे पैदा कर सकते हैं। वहाँ समाज समलैंगिकों को मान्यता देता है। समलैंगिक जोड़े विवाहित जोड़ों की तरह पेंशन के उत्तराधिकार के हकदार भी होते हैं। हमें पता चला कि डेनमार्क दुनिया का पहला देश है जहां 1989 में समलैंगिक नागरिकों को कानूनी तौर पर शादी करने की अनुमति मिली। जनसंख्या लोक चुनाव के अनुसार समाज में समलैंगिक विवाह को समर्थन है। अब अन्य यूरोपीय देश, फ्रांस आदि भी डेनमार्क का अनुसरण कर कानूनी व सामाजिक तौर पर समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान कर रहे हैं। एक खबर ने विशेष तौर पर मेरा ध्यान खींचा। डेनमार्क के नए चर्च मिनिस्टर मनु सरीन ने घोषणा की कि अब डेनिश चर्च में भी समलैंगिक विवाह हो सकेंगे। एक अखबार को दिया उनका वक्तव्य। मेरे कई दोस्त हैं जो समलैंगिक हैं पर चर्च में शादी नहीं कर सकते। वे अपने पार्टनर को वैसे ही प्यार करते हैं जैसे विषमलिंगी को करते हैं, लेकिन उन्हें रास्ते से बाहर निकलने का अधिकार नहीं है। ये वास्तव में समस्याग्रस्त है। मैं चर्च में किसी समलैंगिक जोड़ी को प्रवेश करते हुए एवं उन्हें विवाह सूत्र में बंधते हुए देखना चाहता हूँ। मनु सरीन, ये एक भारतीय नाम लगता है। इंटरनेट पर मैंने और खोज की और मनु सरीन की पूरी जीवनी मेरे आंखों के सामने आ गई। मनु सरीन सिर्फ 5 वर्ष के थे जब उनके माता पिता भारत से डेनमार्क विस्थापित हुए थे। गौरतलब बात यह है कि मनु सरीन पहले विदेशी व अल्पसंख्यक हैं जो डेनमार्क की पार्लियामेंट में कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। समानता, एकता व चर्च के मंत्री मनु सरीन ने गिरजाघरों में समलैंगिक विवाह की अनुमति का नया अध्यादेश पारित किया है। ये खबर पढ़कर हम अत्यधिक खुश हुए। मन मनु सरीन के प्रति अपार श्रद्धा से भर गया। चलो डेनमार्क चलते हैं, हम वहाँ का ग्रीन कार्ड ले सकते हैं, मैं चहकते हुए बोली। हमने इंटरनेट पर डेनमार्क का ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की योग्यताओं को पढ़ा तो पाया कि हम सभी अनिवार्यताओं को पूरा करते हैं। मेरी संगनी वासुकी भी रोमांचित हो उठी। हाँ, हम डेनमार्क जाएंगे, वहाँ मनु सरीन से मिलेंगे। मैं और वासुकी डेनमार्क जाने के सपने देखने लगे। हमने भारत स्थित डेनिश अप्रवासन में ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर दिया। हम दोनों शिक्षित, स्वस्थ व जवान हैं। डेनमार्क में नौकरी खोजेंगे, खुद को आबाद करेंगे, फिर भारत के किसी अनाथालय से 2 बच्चे गोद लेंगे, एक लड़का व एक लड़की। भारत में कितने ही गरीब व अनाथ बच्चे हैं जिन्हें अभिभावकों की आवश्यकता है। हम उन्हें पाल पोस कर बड़ा करेंगे, उन्हें अच्छा नागरिक बनाएंगे। अपनी कल्पना की उड़ान को हमने खुला छोड़ दिया। एक सुंदर भविष्य, अपने लिए एक नए संसार की हम परिकल्पना करने लगे। दुनिया के अन्य भागों की तरह भारत में भी काफ़ी समलैंगिक हैं। हालांकि भारत में समलैंगिक अदृश्य ही रहते हैं, लेकिन देश के आधुनिकीकरण व पाश्चात्यकरण के साथ समय के साथ बातें बदल रही हैं। हमारी गे व लेस्बियन वेबसाइट्स और हेल्पलाइन हैं जिनके द्वारा हम अपने समलैंगिक समुदाय से संपर्क कर सकते हैं, मदद पा सकते हैं। हर शहर में हमारे समलैंगिक सहायक समूह व क्लब हैं जिनसे हम विचार विमर्श कर सकते हैं। कई बार हमारी साप्ताहिक समलैंगिक रातें होती हैं, गेट टुगेदर होते हैं। लेकिन डेनमार्क की बात ही कुछ और है। जो आज़ादी वहाँ समलैंगिकों को है वो कहीं भी नहीं। मैं और वासुकी इस कल्पना में उड़ रहे थे कि हम डेनमार्क जाएंगे, वहाँ नया जीवन शुरू करेंगे, पूरी आज़ादी से रहेंगे। हमारे कई समलैंगिक साथियों ने हमें ललकारा, पलायन की क्यों सोच रहे हो? लड़ो मुश्किलों से, हर प्रताड़ना से, झूठे अनुबंधों व अनुचित प्रतिबंधों से। अपना क्षितिज भारत में ही तलाश करो। होमोसेक्सुअल क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, ये एक विकृति नहीं है,
प्रकृति ने हमें ऐसा ही बनाया है, हम अकेले नहीं हैं, ये लड़ाई केवल हमारी नहीं है। फिर उस दिन जब बेंगलुरु में सुप्रीम कोर्ट के फैसले, प्रकृति के आदेश के खिलाफ कामुक संभोग, संवैधानिक प्रतिबंध के खिलाफ गे जुलूस निकला, तो मैं और वासुकी चाहते हुए भी जुलूस में शामिल ना हो सके। मुझे अपने घर वालों का ध्यान आ गया, माँ का कथन याद आ गया, हमें दुनिया में कम से कम शक्ल दिखाने लायक छोड़ देना। वकील साहब की बात ध्यान में आ गई, लड़की अगर अदालत में सच उगलेगी तो धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगेगा, सजा होगी तुझे और तेरे माँ बाप को भी। हम दूर डरपोक से खड़े अपने बहादुर निडर समलैंगिक साथियों को नारे लगाते सुनते रहे। हम यौन अल्पसंख्यक हैं, समर्थन या इनकार, हम मौजूद हैं। समलैंगिकों के अस्तित्व को पहचानो। जिएंगे हम हर युग में, हर काल में, हर परिस्थिति, हर समाज में। मैंने व वासुकी ने एक दूसरे को देखा। एक दूसरे का हाथ थामते हुए हम भी एकाएक जुलूस में शामिल हो गए। ऊंची आवाज़ में अपने समलैंगिक साथियों के साथ स्वर मिलाने लगे। खुलकर कहेंगे हम हैं गे, स्वीकारो या इनकार करो, हम हैं समलैंगिक, जिएंगे हर काल में, हर समाज में। अभी आप सुन रहे थे एक ज्वलंत मुद्दे पर लिखी हुई अर्चना पैनुली जी की कहानी खुलकर कहूँगी कि मैं के हूँ। कहानी में लेखिका ने समलैंगिकों के सामने आने वाली सामाजिक व पारिवारिक समस्याओं को उठाया है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब भी करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।